दोस्तों आज हम बात करेंगे आपसे भारत के सबसे खूंखार सीरियल किलर के बारे में, जिसने अपने एक ही हथियार से 931 लोगों को उतारा था मौत के घाट। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा आपको इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों जिस रास्ते से वो गुजरता था वहां कोसों कोस दूर इंसान तो क्या, इंसान की छाप तक मिलना बंद हो जाती थी। जहां जहां से भी वो गुजरता लोग उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल जाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इंसान के देश में वो था एक खूंखार जानवर। वो पैसों के लिए लोगों को बनाता था अपना शिकार, और उसका हथियार होता था एक रूमाल। जी हाँ, एक पीला रूमाल। क्योंकि दुनिया के सबसे खूंखार सीरियल किलर को लगता था खून से डर। एक नहीं, दो नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, पूरे 931 लोगों को उसने मौत के घाट उतारा था अपने इस पीले रूमाल से। व्यापारी काफिला और पीले रुमाल की ये कहानी है एक ऐसे ठग की जिसे दुनिया का सबसे सातिर और खूंखार ठग का खिताब हासिल है। तो आज हम बात करेंगे आपसे इसी ठग के बारे में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बहराम ठग का अपने जमाने में दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक इस कदर खौफ था कि लोगों ने रास्ते पर चलना बंद कर दिया था। बहराम ठग को समझने के लिए हमें उसी के युग में चलना होगा जिस युग में वो रहता था। भारत में मुगल साम्राज्य खत्म होने को था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में अपनी जड़ी जमा ली थी। ब्रिटिश पुलिस देश में अपनी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी थी, लेकिन दिल्ली से जबलपुर के रास्ते में ऐसा कोई सा भी थाना नहीं था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी करीबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने ना आता हो। और इनमें सबसे ज्यादा गायब होने वाले व्यापारी लोग थे। वो अपने पूरे के पूरे काफिले के साथ गायब हो रहे थे। अंग्रेज अफसर परेशान थे कि आखिर ये गायब कैसे हो रहे थे। अब चाहे वो आम आदमी हो या फिर ससुराल जाती नई नवेली दुल्हन या फिर बंगाल और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्री, सब सब गायब हो रहे थे। और पुलिस की फाइलें शिकायतों से बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज अफसर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी करना पड़ा। फरमान के मुताबिक कंपनी का कोई भी सैनिक या सिपाही अकेला दुख का यात्रा नहीं करेगा। वो जहां भी चलेंगे झुंड में चले और अपने साथ ज्यादा रुपए लेकर ना चले। व्यापारी हो या तीर्थ यात्री सभी निकलते तो अपने अपने घरों से थे, लेकिन ना जाने कहां गायब हो जाते। पूरे के पूरे काफिले के साथ उनको जमीन खा जाती या आसमान निकल जाता। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि गायब हो रहे लोगों को पुलिस को लाशें तक नहीं मिल रही थी। क्योंकि लाशें मिलने के बाद पुलिस की खोज आगे बढ़ सकती थी, लेकिन लाशों का पता ही नहीं चल रहा था। इसी तरह 1809 में इंग्लैंड से आने वाले अंग्रेज अफसर कैप्टन विलियम न्यूमैन को गायब हो रहे लोगों का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। और कुछ ही दिनों बाद कैप्टन सिमंस ने पता लगा लिया कि लोगों के गायब होने के पीछे का हाथ किसका था। उन्हें गायब करने वाला था ठगों का एक बहुत बड़ा गिरोह। जी हाँ, ठगों का एक ऐसा गिरोह जिसमें सदस्य थे 200। और उस क्रूर गिरोह का सदस्य बहराम नाम का ठग, जो कि उसके आसपास जबलपुर के आसपास जंगलों में अपने घोड़ों के साथियों के साथ घूमता रहता था। और उसके निशाने पर होते थे व्यापारी और अमीर सेठ और हर वो शख्स जिसके पास धन दौलत होती थी। इसी को देखते हुए कैप्टन विलियम्स ने उत्तर भारत में एक मुहिम छेड़ दी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलियम्स को ठग डकैत विभाग का इंचार्ज बना दिया। और उसने सबसे पहले अपना मुख्यालय जबलपुर में बनवाया, क्योंकि वो जानता था कि ठग गिरोह इसी के आसपास सक्रिय रहते हैं। उस समय एक ऐसी जगह थी कि देश में किसी भी कोने में जाने से पहले वहां से होकर गुजरना पड़ता था। और इसी का फायदा ठग बड़े आराम से उठाते थे, क्योंकि वहां की जो रास्ता थी वो जंगलों से होकर गुजरती थी और उन्हें वो मारने के बाद वहां छुपाना भी आसान होता था। कैप्टन विलियम्स ने क्या किया कि अपने गुप्तचरों का जाल बिछाया और गुप्तचरों की मदद से सबसे पहले उसने ठगों की भाषा का पता लगाया, उनकी भाषा को समझने की कोशिश की, क्योंकि उस समय के ठग एक खुफिया भाषा में बात करते थे जिसे रामोजी कहा जाता था।
रामोसी भाषा का इस्तेमाल ठग अपने शिकार को खत्म करते वक्त इस्तेमाल करते थे। 10 साल की कड़ी मशक्कत के बाद कैप्टन विलियम्स ने आखिरकार बैराम ठग को पकड़ ही लिया। बैराम ठग के गिरफ्तार होने के बाद खुला उत्तर भारत में हजारों लोगों के गायब होने का राज। एक ऐसा राज जो सिर्फ और सिर्फ बैराम गिरोह को ही मालूम था। गिरफ्तार होने के बाद बैराम ठग ने बताया कि उसके कुछ सदस्य व्यापारियों का भेष बनाकर जंगलों में घुमा करते थे और जिस किसी भी रात को व्यापारी का काफिला उस जंगल से होकर गुजरता था, उसके वो सदस्य उनके काफिले में शामिल हो जाते थे और बाकी के गिरोह के सदस्य उनका पीछा करते रहते थे। और इस ठगों का गिरोह धर्मशाला या किसी ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके में सक्रिय रहता था। काफिले के व्यापारी को जब गहरी नींद आने लगती थी तो दूर से गीदड़ की रोने की आवाज आने लगती। ये गीदड़ की आवाज पूरे गिरोह के लिए एक सांकेतिक आदेश होता था कि अब काफिले पर हमला बोला जा सकता है। थोड़ी देर में अपने गिरोह के साथियों के साथ बैराम ठग वहां पहुंच जाता। सारे ठग पहले सोते हुए लोगों का मुआयना करते। बैराम ठग अपने गिरोह के एक सदस्य को अपने सबसे पसंदीदा रुमाल लाने के लिए कहता और रुमाल मिलते ही अपनी जेब से एक सिक्का निकालता। सिक्का रुमाल में डालते एक गांठ बनाता और एक एक करके काफिले में सो रहे सभी व्यापारियों का गला घोट देता और काफिले के सभी व्यापारियों को मौत के घाट उतारने के बाद उसे करना होता था एक और काम। ठग मारे गई लाशों के घुटने की हड्डी तोड़ देते थे और उन्हें वहीं दफना देते थे और उन्हें वहां दफनाना संभव नहीं होता था तो पास ही में किसी सूखे कुएं या नदी में फेंक देते थे। यही वजह थी कि पुलिस को गायब हो रहे लोगों की लाशें नहीं मिल रही थी। जब तक बैराम ठग और उसके साथी काफिले के व्यापारी को ठिकाने नहीं लगा देते तब तक उसके गिरोह के 2 सदस्य दूर खड़े होकर पूरे इलाके पर नजर रखते। शिकार का काम तमाम होने तक वे दोनों हाथों में सफेद रुमाल लेकर हिलाते रहते। सफेद रुमाल से वो दोनों ठगों को इशारा करते कि सब कुछ ठीक है। जैसे ही उन्हें खतरे का अंदेशा होता वे दोनों अपना रुमाल हिलाना बंद कर देते। सफेद रुमाल के नीचे होते ही बाकी वाले ठग चौकन्ना हो जाते। रुमाल वापस हिलने लगता तो अपने काम को फिर से लग जाते। अपने शिकार का काम तमाम करने के बाद ठग मौका वारदात पर ही जश्न मनाते। जश्न के तौर पर जिस जगह पर मारे गए व्यापारियों की कब्र बनाई जाती उसके ऊपर नाच गाना करते, गाना बजाना करते। जब वो थक जाते तो वो उन्हीं कब्र के ऊपर बैठकर गुड़ खाया करते थे। कि ठग किसी भी नए सदस्य को अपने गिरोह में शामिल करते थे तो उसे कब्र के ऊपर बैठकर गुड़ जरूर खिलाया जाता था। बैराम ठग ने गिरफ्तार होने के बाद खुलासा किया कि उसके गिरोह ने उस पीले रुमाल से 931 लोगों को मौत के घाट उतारा था और उस अकेले ने गले में रुमाल डालकर 150 लोगों की हत्या की थी। बैराम के पकड़े जाने के बाद उसके गिरोह के बाकी वाले सदस्य भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बैराम गिरोह के जितने भी सदस्य पकड़े गए उन्हें वो जबलपुर के पेड़ों पर लटकाकर फांसी दे दी गई। जबलपुर में ये पेड़ अभी भी मौजूद है। कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन जबलपुर में एक हाट लगती है। हाट में लगने वाली दुकानें के अधिकतर मालिक उन्हीं ठगों की औलादे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को 1 लाइक जरूर करें और आप आगे भी अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।